बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पुराने और सुनसान मकान की दहलीज पर खड़ी थी। रात का वक्त था और गली में बिजली के बल्ब मध्यम रोशनी दे रहे थे। मकान की दीवारों पर नमी के धब्बे थे और दरवाजे पर जंग आलूद ताला टूटा हुआ पड़ा था। बेवा औरत ने मुझे सुबह ही कहा था, बेटी रात को जाकर सफाई कर देना, मैं तुम्हें उजरत दे दूंगी। उसकी लरसती आवाज़, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों की नमी मुझे अब भी याद आ रही थी। मैंने सोचा था कि शायद ये मामूली काम हो, थोड़ी मेहनत के बदले घर के खर्चे में मदद मिल जाएगी। अम्मा की दवाइयाँ और बहन भाइयों की तालीम का खर्च मेरे दिल पर भारी बोझ बन गया था। इसी बोझ ने मुझे उस खाली मकान तक ला खड़ा किया। दरवाज़ा आहिस्तेगी से धकेला तो कड़कने की आवाज़ निकली। अंदर घुप अंधेरा और बोसीदा फर्नीचर के टुकड़े बिखरे थे। मकड़ियों के जाले और फर्श पर जमी धूल मुझे देखकर खौफजदा कर रही थी। मैंने अपने दिल को समझाया कि ये तो सिर्फ चंद घंटों की बात है, फिर सब खत्म। हाथ में छोटी सी टॉर्च थी जिसे मैंने जलाया। रोशनी की किरण फर्श पर पड़ी तो धूल के ज़रात फिजा में नाचते दिखाई दिए। मैंने आहिस्ता से झाड़ू लगाना शुरू किया। कदमों की चाप और झाड़ू की आवाज़ खाली कमरे में गूंजने लगी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, जैसे कोई खिड़की हिली हो। मैंने मुड़कर देखा, मगर अंधेरा ही अंधेरा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को तसल्ली दी, हवा होगी, खाली मकानों में ऐसा ही लगता है। मैं दोबारा झुककर काम करने लगी। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक एक साया मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले किसी ने मेरा मुंह सख्ती से पकड़कर एक गीला कपड़ा चेहरे पर दबा दिया। कौन है? छोड़ो मुझे, मैंने घुटती आवाज में कहा, मगर वो अल्फाज बाहर न निकल सके। कपड़े की बू मेरे दिमाग में सरायत करने लगी। हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, मगर जिस्म सुनसा होने लगा। दिल में खौफ की बिजलियां कूदने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा फैल गया और सब कुछ साकत हो गया। जब आंख खुली तो मैं एक ठंडे फर्श पर पड़ी थी। सर भारी और जिस्म कमजोर लग रहा था। मैंने आंखें मली तो खुद को एक कमरे में पाया जिसकी खिड़कियां आधी खुली और दरवाज़ा नीम हुआ था। मैंने अपने कपड़ों पर नजर डाली तो वो फटे और गर्द आलूद थे। मेरे अंदर चीख दब कर रह गई। मैंने हाथों को संभाला और उठने की कोशिश की, मगर जिस्म लड़खड़ा गया। करीब ही एक जर्द कागज पड़ा था। कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर बड़े और वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, रात गुजारने का शुक्रिया। कागज मेरे हाथों से लरसते हुए जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मेरा दम घुटने लगा। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कोने में एक टूटी हुई चप्पल भी रखी थी। मैं हैरान और परेशान थी कि ये किसकी है। मैंने बमुश्किल खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे के बाहर का मंजर और भी डरावना था। फर्श पर पुराने अखबार बिखरे हुए थे और दीवारों पर लगी तस्वीरें आधी उतर चुकी थी। हवा के झोंकों से खिड़की के पर्दे हिल रहे थे, जैसे कोई मुझसे खेल रहा हो। मैंने लरसती आवाज में खुद से कहा, मुझे यहां से निकलना है, फौरन निकलना है। दरवाजा खोलते ही गली की ठंडी हवा ने मेरा इस्तकबाल किया। बाहर निकलकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मकान और भी खौफनाक लगा। मैं तेजी से अपने घर की तरफ भागी। रास्ते भर मेरे कानों में वही अल्फाज गूंज रहे थे, रात गुजारने का शुक्रिया। हर कदम पर मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं लरसते कदमों से घर लौटी, मगर अम्मा को कुछ न बताया। रात भर जागती रही, मगर सुबह जैसे ही मोहल्ले में कदम रखा तो कानों में सरगोशियां और तंज भरे जुमले गूंजने लगे। एक औरत ने अपनी हमसाई को कहा, यही है वो लड़की, रात भर कहाँ गायब थी, कोई पूछे तो सही। दूसरी बोली, ऐसी कहानियां तो पहले भी सुनी हैं, ये सब ड्रामा है। मैंने उनकी बातें सुनी, मगर चुपचाप अपने काम करती रही। दिल चाहा कि कुछ कहूं, मगर अम्मा के वकार की खातिर खामोश रही। घर वापस आई तो भाई इंतजार कर रहा था। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया और कहा, हम पहले ही बदनाम हैं, अब मजीद रुसवाई न करो। मैंने आहिस्ता से कहा, भाई मैं कसूरवार नहीं हूँ, तुम्हें यकीन क्यों नहीं? वो गुस्से में कुर्सी पर बैठ गया और बोला, यकीन और हकीकत में फ़र्क होता है। लोग बातें करते हैं तो हमें झेलना पड़ता है। मैंने जवाब दिया, सच सामने आएगा, चाहे देर से ही क्यों ना हो। उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया और कमरे से निकल गया। उसी दिन शाम को मोहल्ले के एक बुजुर्ग मेरे पास आए। उन्होंने नरमी से कहा, बेटी लोगों की बातों पर ध्यान न देना, जब अदालत में बात जाएगी तो असल हकीकत खुलेगी। उनकी तसल्ली से मुझे कुछ हिम्मत मिली। मैंने उनसे पूछा, क्या वाकई अदालत इंसाफ देगी? वो बोले, बेटी देर लग सकती है, मगर सच हमेशा गालिब आता है। अगले दिन मैं अदालत पहुंची तो माहौल और भी सख्त था। कमरे अदालत में लोग जमा थे, कुछ देखने के शौक में आए थे तो कुछ तमाशा बनाने के लिए। मैंने अंदर कदम रखा तो सरगोशियां शुरू हो गईं। जज कुर्सी पर बैठे
और मेरी तरफ देखकर बोले, हम इंसाफ दिलाएंगे, मगर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैंने कहा, जनाब, मेरे पास इज्जत के सिवा खोने के लिए कुछ नहीं, बस हक चाहती हूँ। जज ने कलम से नोट लिखे और पुलिस को तफ्तीश शुरू करने का हुक्म दिया। मीडिया वाले बाहर खड़े थे। एक रिपोर्टर ने आकर सवाल किया, क्या आप वाकई सच कह रही हैं या यह हमदर्दी हासिल करने की कोशिश है? मैंने सीधा जवाब दिया, मेरे जख्म हमदर्दी नहीं, हकीकत की गवाही है। रिपोर्टर ने कैमरे की तरफ रुख किया और कहा, यह लड़की दावा कर रही है कि इस पर जुल्म हुआ है। देखना यह है कि यह सच है या एक नया ड्रामा। घर आकर मैंने अम्मा को सब कुछ बताया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तेरे बाप की दुआ तेरे साथ है, हौसला न हार। मैंने पहली बार अम्मा के आंसू देखे और दिल में अहद किया कि चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए, मैं झुकूंगी नहीं। अगले दिन जब अखबार खोला तो बड़ी सुर्खी लगी थी, गरीब लड़की का इल्जाम, हकीकत या फरेब। ये पढ़कर मेरा दिल दहल गया। मोहल्ले के कई लोग दरवाजे पर जमा हो गए और बातें करने लगे। एक ने कहा, यह सब हमदर्दी का ड्रामा है, ऐसी लड़कियां अपनी इज्जत खुद खराब करती हैं। दूसरा बोला, नहीं, शायद ये सच हो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और सोचा कि अब फैसला अदालत ही करेगी। मेरी खामोशी ने कई लोगों को और भी बातें करने पर मजबूर किया, मगर मेरे अज़म को कमज़ोर न किया। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की जंग है जिसे कमज़ोर समझा जाता है। मैंने अपने आंसू पोंछे और सोचा कि अब हर कदम सोच समझ कर रखना है। अदालत ने जब पुलिस को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया तो अगले ही दिन वो खाली मकान की तरफ रवाना हुए। कई सिपाही साथ थे। दरवाजे की चाबी मोहल्ले की बीवा औरत के पास थी, जिसने कहा था कि ये मकान बरसों से बंद पड़ा है। सिपाहियों ने एक एक कमरा खंगाला, पुराने बक्से खोले गए, दीवारों पर लगी टूटी कीलें भी नोट की गई, लेकिन सब कुछ वैसा ही खाली निकला जैसा पहले दिन था। सिर्फ वही जर्द कागज और टूटी हुई चप्पल रिकॉर्ड में शामिल की गई। तफ्तीशी अफसर ने जज के सामने रिपोर्ट रखकर कहा, जनाब, कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला। जज ने पेशानी पर बल डाले और कहा, सीसीटीवी फुटेज, इर्द गिर्द के गवाह और हर जाविया तलाश किया जाए। मीडिया को खबर मिली तो वो फौरन बाहर जमा हो गए। अदालत से निकलते ही कैमरे मेरी तरफ बढ़ गए। एक रिपोर्टर ने माइक सामने करते हुए कहा, क्या आप सच कह रही हैं या ये सब हमदर्दी का ड्रामा है? मैंने नजरें झुकाई और कदम तेज किए। दूसरा रिपोर्टर चिल्लाया, क्या आप किसी बड़े नाम का जिक्र करने से डर रही हैं? मैंने कुछ न कहा। खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी ढाल थी। घर पहुंची तो अम्मा ने मेरा चेहरा पढ़ लिया। वो चारपाई पर लेटी थी और हाँफती सांसों के साथ बोली, बेटी, क्या अदालत ने कुछ पूछा? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, तहकीकात जारी है। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अल्लाह पर भरोसा रख, वही इंसाफ देगा। मैंने दिल में कहा कि भरोसा ही काफ़ी नहीं, सबूत भी चाहिए। रात को मैं देर तक जागती रही, खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। गुरबत ने पहले ही सब ख्वाब छीन लिए थे। स्कूल की किताबें बेचकर भाई की मजदूरी का खर्च पूरा किया था। कॉलेज में दाखिला लेने का ख्वाब अधूरा रह गया था। अब जब जरा सा सहारा मिला था तो इज्जत पर भी हमला हो गया। पुलिस अगले दिन दोबारा मेरे पास आई। एक सिपाही ने कहा, बीबी, हमें आपसे कुछ सवालात करने हैं। मैंने इजाज़त दी तो उन्होंने पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? क्या आपने कोई आवाज़ या चेहरा पहचाना? मैंने सर हिलाया। अंधेरा था, बस एक साया महसूस हुआ। उन्होंने नोटबुक में लिखा और कहा, हम इर्द गिर्द के घरों में भी पूछगछ कर रहे हैं। जज ने नए सिरे से हुक्म दिया कि करीबी दुकानों, गली के नुक्कड़ और मस्जिद के बाहर लगे कैमरों की फुटेज हासिल की जाए। पुलिस ने वीडियो निकलवाई, लेकिन सब धुंधली थी। कुछ फ्रेमों में सिर्फ धुंधले साए दिखाई देते थे। ये भी अदालत के रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। जज के हुक्म पर अगले ही दिन फॉरेंसिक टीम अदालत के सामने मौजूद थी। उनके हाथों में मोटे फाइल फोल्डर, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव थी। टीम के सरबराह ने खड़े होकर कहा, जनाबे वाला, हमने करीबी गलियों के तमाम मुमकिन जावियों से फुटेजेस इकट्ठी की हैं। कमरा अदालत खामोश हो गया। सबकी नजरें उस बड़ी स्क्रीन की तरफ लग गईं जो जज के हुक्म पर नस्ब की गई थी। पुलिस अफसर ने रिमोट दबाया तो फुटेज चलने लगी। धुंधले बल्ब, वीरान गली और टूटा हुआ दरवाजा स्क्रीन पर उभर आया। मैंने अपनी सांस रोक ली। चंद लम्हों के बाद एक छोटा सा साया फ्रेम में आया और फिर गायब हो गया। कमरा अदालत में सरगोशियां होने लगी। जज ने कुर्सी से झुककर कहा, फुटेज रोकें, दोबारा चलाएं। फुटेज पीछे की तरफ की गई और फिर वही साया दिखाई दिया। एक वकील ने कहा, यह कोई छोटे कद वाला शख्स भी हो सकता है। बच्चे पर इल्ज़ाम लगाना क़ब्ल वक्त है। फॉरेंसिक टीम ने वजाहत दी, जनाब, हमारी पैमाइश के मुताबिक ये कद 10 साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं। यह सुनते ही अदालत में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई कहता, यह बच्चा ही होगा। कोई बोला,
नहीं, ये धोखा भी हो सकता है। मीडिया के नुमाइंदे लपक लपक कर बाहर भागे। अदालत के बाहर कैमरे के सामने कहा, नाजरीन, ये केस नया रुख इख्तियार कर गया है। हमलावर शायद एक कमसिन बच्चा हो। दूसरे चैनल ने भी फौरन सुर्खी दी, शैतानी बच्चा या मासूम का भेस। मैं अदालत की कुर्सी पर बैठी सोचती रही। दिल में ख्याल आया, क्या वाकई एक बच्चा इतनी बड़ी हरकत कर सकता है या ये किसी और का खेल है। जज ने कहा, मजीद फॉरेंसिक तज्जिया किया जाए, चेहरा वाजे करने की कोशिश की जाए। टीम ने वादा किया कि अगली समाअत पर रिपोर्ट देंगे। पुलिस ने इस दौरान करीबी घरों में दस्तक देना शुरू की। एक पड़ोसी औरत ने कहा, हमने तो सिर्फ आवाजें सुनी थी, जैसे कोई हंस रहा हो। दूसरा पड़ोसी बोला, मैंने खिड़की से साया देखा था मगर पहचान न सका। पुलिस ने सब बयानात कलमबंद किए और अदालत में पेश किए। रात को जब मैं घर आई तो भाई ने तंजिया लहजे में कहा, अब बच्चे को भी शामिल कर लिया, लोग और भी हंसेंगे। मैंने संजीदगी से कहा, हंसी या ताना अहम नहीं, असल मुजरिम को पकड़ना जरूरी है। अम्मा ने दरमियान में कहा, तुम दोनों खामोश रहो, हमें सब्र से काम लेना होगा। अगले दिन अखबार में फुटेज की तस्वीरें छपी थी। सभी अखबारात ने एक ही सवाल लिखा, क्या एक बच्चा इस सब के पीछे हो सकता है? स्कूल के कुछ लड़के मेरे भाई को छेड़ने लगे, तेरी बहन का केस तो फिल्म बन गया है, अब बच्चा विलन है। भाई शर्मिंदा होकर घर आ गया और बोला, ये सब मेरे बस में नहीं। मैंने कहा, हिम्मत करो, सच सब बदल देगा। उसी शाम पुलिस ने मुझे थाने बुलाया। उन्होंने कहा, हमें आपकी मौजूदगी चाहिए ताकि फुटेज दिखा सकें। स्क्रीन पर कई जाविये दिखाए गए। एक फ्रेम में साया करीब आता हुआ महसूस हुआ। पुलिस अफसर ने कहा, ये देखें, हाथ छोटे हैं, जिस्मानी हरकत भी बच्चे की है। मैंने ध्यान से देखा मगर मुझे कुछ वाज़ेह नजर न आया। मैंने कहा, ये शायद कोई और हो, सिर्फ कद छोटा होने से बच्चा करार नहीं दिया जा सकता। अफसर ने नोटबुक में लिखा, मुदैया को शक है कि ये महज फरेब है। अदालत में अगली समाअत पर फॉरेंसिक टीम ने नई रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा, हमने फुटेज को जूम किया, चेहरा धुंधला है मगर खदोखाल कमसिन बच्चे जैसे हैं। जज ने पुलिस को हुक्म दिया, इलाके के सब बच्चों की तफसील लाई जाए। पुलिस ने फौरन फहरिस्त तैयार की। 5 से 12 साल तक के बच्चों के नाम कलमबंद हुए। मीडिया ने यह खबर नशर की, अब इलाके के बच्चे भी तफ्तीश की जद में। इस खबर पर वालिदैन परेशान हो गए। कई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे। मोहल्ले में चहमगोइयाँ बढ़ गईं। एक औरत ने दूसरी से कहा, देखो ना, अब तो बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। दूसरी ने जवाब दिया, कहानी में कुछ और ही राज है। इसी दौरान एक उस्ताद अदालत में गवाह के तौर पर पेश हुआ। उसने कहा, कल मेरे शागिर्दों में से एक गैर हाजिर रहा और उसके दोस्तों ने बताया कि वो रात को कहीं गया था। जज ने पुलिस को हुक्म दिया कि उस बच्चे को तलाश किया जाए। कमरे अदालत में खामोशी छा गई। मैंने सोचा, ये तो महज शुरुआत है, असल कहानी अभी बाकी है। अदालत बर्खास्त हुई तो मैं बाहर निकली। एक रिपोर्टर भागकर मेरे करीब आया और कहा, बीबी, आपका क्या ख्याल है, क्या वाकई बच्चा कसूरवार है? मैंने रुके बगैर कहा, मुझे लगता है कि ये सब एक बड़ी साजिश है, सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं। रिपोर्टर ने यह जुमला फौरन नशर कर दिया और लोग इस पर बातें करने लगे। घर वापस आई तो दरवाजे पर एक अजनबी लिफाफा रखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सिर्फ एक सतर लिखी थी, असल चेहरा अभी सामने नहीं आया। ये पढ़कर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा कि ये सब कुछ सिर्फ एक धोखा है और असल खेल अभी शुरू हुआ है। 24 घंटे गुजरे ही थे कि पुलिस ने ऐलान किया कि असल मुजरिम पकड़ा गया है। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। लोग हैरानी में एक दूसरे को देख रहे थे, मगर जैसे ही पता चला कि मुलजिम एक 10 साला बच्चा है तो सबके होश उड़ गए। अगली सुबह जब मैं अदालत पहुंची तो रश मामूल से कहीं ज्यादा था। कमरे अदालत खचाखच भरा हुआ था। पुलिस एक कमजोर सा लड़का हथकड़ियों में लाई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने उसकी तरफ देखा तो दिल कांप उठा। ये महज एक बच्चा था। उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। जज ने माथे पर शिकन डालकर कहा, यह कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी वारदात एक बच्चा करे? पुलिस अफसर ने फाइल खोलते हुए कहा, जनाब, फुटेज और शहादतें इसी जानिब इशारा करती हैं। वकील सफाई ने फौरन एतराज उठाया, जनाबे वाला, सिर्फ कद छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि जुर्म भी इसी ने किया हो। लेकिन जज ने कहा, फिलहाल सबूत यही बता रहे हैं, हम तफसील से सुनेंगे। कमरे अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक अवामी शोर ने फिजा को हिला दिया। गैलरी में बैठे लोग चीखने लगे, इसे सजा दो। कोई बोला, यह शैतानी बच्चा है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। मीडिया के कैमरे हर जाविये से रिकॉर्ड कर रहे थे। बाहर बड़े बड़े बोर्ड पर सुर्खी चल रही थी, शैतानी बच्चा गिरफ्तार। रिपोर्टर एक दूसरे को धकेल कर माइक आगे बढ़ा रहे थे। एक रिपोर्टर ने अदालत के अंदर से लाइव रिपोर्ट दी, नाजरीन,
ये वही बच्चा है जिस पर पूरा शहर हैरान है। मैं अपनी नशिस्त पर बैठी सोचती रही कि ये सब एक तमाशा बनता जा रहा है। मैंने खुद से कहा, यह सच नहीं हो सकता। ये बच्चा कुछ छुपा रहा है या फिर किसी के हाथ का खिलौना है। जज ने पुलिस को हुक्म दिया कि बच्चे का बयान कलमबंद किया जाए। पुलिस उसे आगे लाई। बच्चा कांपते हुए खड़ा हुआ और रोती आवाज में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। कमरा अदालत में फिर से शोर मच गया। कोई कह रहा था ये झूठ बोल रहा है, कोई बोला कि ये बच्चा डरा हुआ है। जज ने सख्त लहजे में कहा, खामोशी इख्तियार की जाए। उसके बाद जज ने पुलिस से पूछा, क्या इस बच्चे के घर वालों को इत्तला दी गई? पुलिस ने जवाब दिया, जी हाँ, वालिदा मौजूद है। अगले ही लम्हे एक औरत अदालत में दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ लरज रहे थे। वो बच्चे को देखते ही चीख पड़ी, मेरा बेटा मासूम है, इसे झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर कमरा अदालत में एक बार फिर हलचल मच गई। जज ने औरत को कुर्सी पर बिठाकर कहा, आप तसल्ली रखें, सच सामने आ जाएगा। पुलिस ने एक और फाइल पेश की जिसमें बच्चे के स्कूल और मोहल्ले की रिपोर्ट थी। एक उस्ताद ने कहा था कि ये बच्चा अक्सर खौफजदा रहता है और हाल ही में कई दिन स्कूल नहीं आया। मोहल्ले के एक आदमी ने बयान दिया कि उसने उसे रात को गली में अकेला भागते देखा था। ये बयानात अदालत के रिकॉर्ड में शामिल किए गए। मीडिया ने उसी दिन नई सुर्खी लगाई, शैतानी बच्चा या मजलूम। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई कहता ये बच्चा ही असल मुजरिम है, कोई बोला कि इसके पीछे कोई और है। शहर में माहौल मजीद बोझल हो गया। मैं घर लौटी तो भाई ने गुस्से से कहा, अब बच्चे को भी बीच में घसीट लिया, लोग तुम पर और हंसेंगे। मैंने कहा, सच के लिए हंसने दो, कल जब हकीकत सामने आएगी तो सब खामोश हो जाएंगे। अम्मा ने कहा, बेटी ये वक्त मुश्किल है, मगर पीछे मत हटना। अगली समाअत पर जज ने बच्चे को मजीद सवालात के लिए तलब किया। वकील ने पूछा, तुम उस रात कहाँ थे? बच्चा हिचकिचाया और कहा, मुझे किसी ने कहा था वहां जाओ, बस। वकील ने पूछा, किसने कहा था? बच्चा खामोश हो गया। जज ने कहा, यह खामोशी किसी और कहानी की तरफ इशारा करती है। पुलिस ने कहा, हम मजीद छानबीन करेंगे। अदालत बर्खास्त हुई तो बाहर फिर शोर मच गया। मीडिया ने बच्चे की मां का इंटरव्यू किया। उसने रोते हुए कहा, मेरा बेटा बस खेलना जानता है, यह जुल्म है कि उस पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। लोग इस मंजर को देखकर हिल गए। कोई बोला ये बच्चा मजलूम है, कोई बोला ये मासूम नहीं। मैंने दिल में सोचा, ये मामला महज एक बच्चे पर खत्म नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई और है। मेरी आंखों के सामने वही लिफाफे की पर्ची घूम गई जिस पर लिखा था, असल चेहरा अभी सामने नहीं आया। मुझे यकीन हो गया कि खेल कहीं और से खेला जा रहा है। मैंने खुद से कहा, यह बच्चा महज एक मोहरा है, असल हाथ अभी छुपे हुए हैं। मेरा वकील अदालत में दाखिल हुआ तो सबकी नजरें उस पर जमी थीं। उसके हाथ में एक भारी फाइल थी जिसे उसने मेज पर रखा और बोला, जनाब, आज हम वो शवाहिद पेश करेंगे जो इस पूरे मामले को नया रुख देंगे। जज ने सर हिलाया और कहा, पेश करें। वकील ने पहली चीज के तौर पर वो टूटी हुई चप्पल निकाली जो सबसे पहले कमरे से मिली थी। उसने कहा, यही वो जूता है जिस पर पुलिस ने तवज्जो न दी। हमारी टीम ने इस पर मौजूद निशानात का जायजा लिया। नतीजा ये निकला कि ये साइज बच्चे के पांव से कहीं बड़ा है। अदालत में सरगोशियां होने लगी। पुलिस अफसर खड़ा हुआ और एतराज किया, ये चप्पल किसी और का भी हो सकती है, इससे जुर्म कैसे साबित होता है? वकील ने जवाब दिया, ये जूता उस कमरे में मिला जहां से मुदैया ने खुद को पाया। अगर ये इत्तेफाक है तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है, मगर फॉरेंसिक की रिपोर्ट ने इस बात को और वाजे कर दिया है। फॉरेंसिक माहिर को बुलाया गया। उसने कहा, हमने निशान का मवाजना किया, ये निशान 10 साल के बच्चे के पांव के नहीं हो सकते, ये किसी बालिग मर्द के हैं। जज ने कहा, यह बात केस की सिमत बदल सकती है। इसी दौरान वकील ने दूसरा सबूत निकाला। ये एक पुराना मोबाइल फोन था जिसे पुलिस ने पहले नजरअंदाज कर दिया था। वकील ने कहा, हमारी टीम को यह फोन करीबी खाली कमरे के फर्श के नीचे से मिला। उसने इसे ऑन किया और स्क्रीन पर पैगामात दिखाए। उनमें लिखा था, काम मुकम्मल करो वरना अंजाम बुरा होगा। अदालत में शोर मच गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। जज ने फौरन कहा, ये पैगामात किसके हैं? वकील ने कहा, हमारी तहकीकात के मुताबिक ये फ़ोन बच्चे के पास नहीं था, बल्कि किसी और ने उसे हिदायत देने के लिए रखा था। बच्चे को खड़ा किया गया। उससे सवाल हुआ, क्या तुम्हें ये पैगामात मिले थे? बच्चा कांपने लगा और फिर अचानक चीख पड़ा, हाँ, मगर ये मैंने नहीं लिखे। किसी और ने मुझे कहा कि अगर ना करूं तो मुझे और मेरी माँ को मार डालेंगे। ये सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। बच्चे की माँ रोने लगी और बोली, मेरे बेटे पर जुल्म न करें, वो मासूम है। जज ने माथे पर हाथ रख लिया। उसने पुलिस की तरफ देखा और कहा, यह वाज़ेह हो रहा है कि बच्चा सिर्फ मोहरा है,
तुम लोगों ने उसकी हिफाजत करने के बजाय उसे ही मुल्जिम बना दिया। पुलिस अफसर ने सफाई दी। जनाब, हमारे पास इब्तिदाई शवाहिद यही थे। जज ने सख्त लहजे में कहा, यह अदालत खेल का मैदान नहीं, असल मुजरिम को तलाश करो, वरना यह इदारा अपनी साख खो देगा। उसी वक्त मीडिया के रिपोर्टर ने बाहर खबर नशर की। असल खेल सामने आने लगा। बच्चा महज मोहरा साबित। न्यूज़ एंकर ने कहा, नाजरीन, मामला मजीद पेचीदा हो गया है। अब सवाल यह है कि पीछे कौन है। अवामी राय भी बदलने लगी। कल जो लोग शोर मचा रहे थे कि बच्चे को सजा दो, अब वही लोग कहने लगे कि यह बच्चा मजलूम है। मेरे वकील ने मुझसे कहा, देखा, हम आहिस्ता आहिस्ता असल कहानी तक पहुंच रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन असल मुजरिम को बेनकाब करना जरूरी है, वरना ये सब कुछ अधूरा रह जाएगा। वकील ने कहा, फिक्र न करें, हम मजीद खोज जारी रखेंगे। अगले दिन पुलिस ने उस मोबाइल के सिम कार्ड का डाटा निकालने की कोशिश की। रिपोर्ट आई कि उसमें कई नंबर महफूज थे जो जाली शनाख्त पर रजिस्टर्ड थे। एक नंबर बार बार एक ही इलाके से इस्तेमाल हो रहा था। उस इलाके में एक पुरानी वर्कशॉप थी जहां मशकूक लोग आते जाते थे। पुलिस ने वहां छापा मारने का मंसूबा बनाया। अदालत में जब ये बात बताई गई तो जज ने कहा, यह केस अब किसी बड़े गिरोह की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि असल मुजरिम अदालत में पेश हों। मीडिया ने फौरन ब्रेकिंग न्यूज़ दी। बच्चा मोहरा, असल नेटवर्क की तलाश शुरू। घर वापस आकर मैंने अम्मा को सब कुछ बताया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अल्लाह ने तेरे सब्र को कामयाबी दी है, मगर आगे के दिन और सख्त होंगे। मैंने कहा, अम्मा, ये सिर्फ मेरी जंग नहीं, अब हर गरीब की जंग है। अब खुफिया तहकीकात का आगाज हुआ और उसके लिए एक अलहदा टीम तश्कील दी गई, जिसमें माहिरीन नफ्सियात, साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स और तजुर्बाकार तफ्तीशी अफसर शामिल थे। सबसे पहले बच्चे के स्कूल का रुख किया गया। वहाँ प्रिंसिपल के कमरे में इजलास हुआ। प्रिंसिपल ने कहा, यह बच्चा अक्सर खौफजदा रहता था। इसके होमवर्क में भी कई बार ऐसे जुमले मिले जो किसी दबाव की निशानी थे। एक उस्ताद ने रिकॉर्ड में बयान दिया, ये कुछ दिनों से गैर हाजिर भी रहा था और जब आता तो खामोश बैठा रहता। टीम ने क्लासरूम की दीवारों पर मौजूद डायरियां और नोट्स भी चेक किए। एक कॉपी में कोने पर लिखा मिला, अगर बताया तो सब खत्म। ये जुमला देखकर सबने एक दूसरे की तरफ मायने खेज नजरों से देखा। उसी दिन टीम मोहल्ले पहुंची। वहां के कई मकीनों ने बताया कि बाज नामालूम अफराद अक्सर रात गए आते थे और चंद बच्चों को साथ लेकर चले जाते थे। एक दुकानदार ने कहा, मैंने कई बार देखा कि एक गाड़ी अंधेरी गली में आकर रुकती थी। बच्चे उसमें बैठते और फिर कई घंटों के बाद वापस आते। ये बयान सुनकर तफ्तीशी अफसर ने नोटबुक में जल्दी से लिखा और कहा, यह मामूली बात नहीं, जरूर किसी नेटवर्क का हिस्सा है। तहकीकात के दौरान बच्चे के कमरे की भी तलाशी ली गई। वहां एक पुराना बक्सा मिला जिसमें से कई जाली शनाख्ती कार्ड निकले। साथ ही कुछ कागजों पर मुख्तलिफ नंबर दर्ज थे। उन नंबरों को साइबर टीम ने ट्रेस करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि ये सब मुख्तलिफ शहरों से फाल किए गए थे, लेकिन ज़्यादातर एक ही इलाके से कॉल की जाती थी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, यह नेटवर्क फैलाव में पड़ा है और शायद कई खानदानों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। अदालत में जब ये खबर पहुंची तो सब हैरान रह गए। जज ने सख्त लहजे में कहा, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर ये कोई इनफरादी जुर्म नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश है। मीडिया ने फौरन ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई। बच्चों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह बेनकाब होने लगा। अवाम में हलचल मच गई। कुछ लोग कहने लगे, ये तो शहर की जड़ों को खोखला करने वाली बात है। दूसरे बोले, असल चेहरे अब सामने आकर रहेंगे। मेरे वकील ने मुझे तसल्ली दी, देखो, हम सही सिमत में बढ़ रहे हैं। मैंने जवाब दिया, लेकिन जब तक असल मुजरिम अदालत में नहीं आते मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। वकील ने कहा, यकीन रखो, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी दौरान खुफिया टीम ने बच्चे के उस्ताद के बारे में मजीद खोज लगाई। मालूम हुआ कि वो कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों में पहले भी पकड़ा गया था, मगर सबूत ना होने के बायस बच गया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में उसने एतराफ़ न किया, मगर उसके फ़ोन से कुछ तस्वीर मिली जिनमें बच्चों के साथ अजनबी लोग नजर आ रहे थे। ये तस्वीर अदालत के रिकॉर्ड में शामिल कर दी गई। मैं जब अगली समात पर अदालत में गई तो माहौल पहले से ज़्यादा कशीदा था। जज ने कहा, हमें असल नेटवर्क तक पहुंचना होगा। यह अदालत आधे सच पर फैसला नहीं देगी। बच्चे को बुलाया गया था। उसने मुझे देखते ही आहिस्ता से कहा, आपा, मैं कसूरवार नहीं हूँ। उसकी मासूम आवाज़ सुनकर दिल मजीद भारी हो गया, मगर एक उम्मीद भी जागी कि शायद अब उसके साथ इंसाफ होगा। मोहल्ले के लोग अब मेरे पास आकर कहने लगे, हमने तुम पर शक किया था, मगर अब सच सामने आ रहा है, हमें माफ़ कर दो। मैंने उनसे कहा, मेरी जंग सिर्फ अपनी नहीं, सबकी है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल मजीद बच्चे उनके हाथों में इस्तेमाल होंगे।
खुफिया तहकीकात में एक और चौंका देने वाला इंकिशाफ हुआ। जाली शनाख्ती कार्ड में से एक ऐसा था जिस पर एक सरकारी महकमे का स्टैंप जाली तौर पर लगाया गया था। इससे साबित हुआ कि नेटवर्क के पीछे 72 लोग हैं। पुलिस अफसर ने अदालत में कहा, यह नेटवर्क सिर्फ गली कूचों में नहीं बल्कि बड़े दफातर तक पहुंचा हुआ है। जज ने हैरत से कहा, यह मामला और भी संगीन हो गया है। मीडिया के एंकर ने प्राइम टाइम पर कहा, यह महज एक केस नहीं, ये पूरे निज़ाम के लिए एक चैलेंज है। आवाम की नज़रें अब सिर्फ अदालत पर जमी थी। शहर में हर जगह बहस हो रही थी कि आखिर असल दिमाग कौन है। मैंने अपने वकील से कहा, मेरा दिल कहता है कि असल मुजरिम जल्द सामने आएंगे। ये सब कागजात और नंबर्स हमें उन तक ले जाएंगे। वकील ने कहा, हाँ, और जब वो सामने आएंगे तो शहर दहल जाएगा। अदालत के इख्तिताम पर जज ने पुलिस को हुक्म दिया, मजीद छानबीन तेज की जाए। हम असल नेटवर्क तक पहुंचे बगैर ये मुकदमा खत्म नहीं करेंगे। कमरे अदालत में सब लोग सर हिला रहे थे। मैंने दिल में कहा, यह बच्चा महज इस्तेमाल हुआ है, असल कहानी अभी बाकी है। मेरे घर का माहौल एक तूफान में बदल गया था। भाई ने सख्त लहजे में कहा कि ये मामला वापस ले लो, क्योंकि इससे हमारा खानदान मजीद बदनाम हो रहा है। उसकी आवाज़ में वो घबराहट भी थी जो ज़ाती नुकसान के खौफ से आई थी। अम्मा ने चेहरा झुकाकर भीगे आंसू पोंछते हुए कहा कि वो मेरे साथ है और दुआ करेगी। उसके अल्फाज में कदरे नज़्म ज़ब्त और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। अगले ही दिन कुछ मकामी समाजी इदारों के नुमाइंदे हमारे पास आए। एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, दस्तावेजात और कानूनी मदद हम फराहम करेंगे। हमें बताओ कौन सी चीज़ें दरकार हैं। उनकी बात सुनकर मुझे तवाज़ुन मिला। एक गैर मुतवक्की हिमायती नेटवर्क अब सामने आ चुका था। एक वकील गैर सरकारी तंजीम की तरफ से तैनात हो चुका था जो वाज़े तौर पर कह रहा था कि वो मुफ्त कानूनी मशवरे देगा और केस की पैरवी करेगा। समाजी तंजीम ने मुझसे कहा कि मैं अपनी हिफाजत के लिए कुछ इकदाम करूं। उन्होंने आर्जी रिहाइश, हिफाजती नंबर और इंसदाद हिरासगी की सहूलत के नंबर भेजे। पुलिस ने भी कहा कि हम हिफाजती इकदाम करेंगे और केस की हसासियत को समझते हैं, मगर उन्हीं पुलिस अफसरान के होते हुए भी मैंने घर की दहलीज के बाहर एक मशकूक गाड़ी कई रातें देखी जिसमें लोग बैठे रहते। रोशनी बंद होते ही वो रवाना हो जाते। मैंने वकील को बताया। उसने हिदायत दी कि इन वाक़यात को फ़ौरन नोट किया जाए और मुमकिन तौर पर CCTV फुटेज को छांटा जाए। इसी दौरान एक मोहल्ले के बुजुर्ग ने राब्ता किया और कहा कि वो एक कम्युनिटी मीटिंग मुनक्किद करेंगे ताकि लोगों को हकीकत समझाई जा सके। मीटिंग में कई ख़वातीन आई और उन्होंने खुलकर कहा कि उन्हें पहले तुम पर शक था, मगर अब सच्चाई के लिए वो मेरा साथ देंगी। एक नौजवान सहाफ़ी जो शुरू में हसासियत ज़ाहिर नहीं कर रहा था, अचानक मेरे पास आया और टूटे दिल के साथ बोला, मैंने तुम्हारी कहानी को बेहतर अंदाज में पेश करने का फ़ैसला किया है। मैं कुछ इंकिशाफात करना चाहता हूँ जो मेरे ज़राए ने बताए हैं। उसने मुझे एक लिस्ट दी जिसमें कुछ नंबर्स और पते शामिल थे जो जाली शनाख्ती कार्ड के साथ मुंसलिक थे। उस फहरिस्त की बुनियाद पर पुलिस ने एक बार फिर छापे शुरू किए। छापे के दौरान एक छोटी वर्कशॉप से मजीद दस्तावेजात और रिकॉर्ड मिले जो नेटवर्क की सिमत की तरफ इशारा करती थी। मैंने अदालत में ये रिपोर्ट देखी तो महसूस हुआ कि मामला बड़े अफसरान और मुमकिन तौर पर सरकारी महकमों तक जा रहा है। जज ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले की जड़ तक पहुंचकर ही इंसाफ फराहम किया जाएगा और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को मुकद्दम रखा जाएगा। धमकी आमेज़ कॉल्स की शिद्दत बढ़ गई। एक रात मुझे एक ख़त मिला जिसमें सिर्फ 2 अल्फाज लिखे थे और कोई दस्तखत नहीं था, रुको मत। मैंने ख़त को कूड़ेदान में फेंकने के बजाय एहतियातन महफूज कर लिया और वकील को दिखाया। उसने कहा, यह सबूत के तौर पर काबिल इस्तेमाल हो सकता है। और इसी सिलसिले में एक तकनीकी टीम ने फ़ौरन ट्रेस करके कुछ रवाबित हासिल कर लिए। रवाबित कुछ ऐसे नंबर से आए जो पहले भी जाली शनाख्ती कार्ड में दर्ज थे। एक सुराग मिलने की तरह था। उसके बाद पुलिस ने उस इलाके में इजाफा कर दिया जहाँ से कॉल्स आ रही थी और एक रात वहाँ से 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हुए। उन गिरफ्तार शुदगान ने इब्तदाई इंकशाफात किए मगर एतराफ़ात अभी महदूद थे। उन्होंने बताया कि उन्हें अहकामात मिलते और वो सिर्फ एक दरमियाने दर्जे के नेटवर्क का हिस्सा थे। मेरी ज़िंदगी का सिरा ड्रामा ही होने लगा। एक तरफ समाजी तंजीमों की जानिब से फंड रेज और बच्चों के हिफाजती प्रोग्राम शुरू किए गए, दूसरी तरफ घर की दीवारों पर तानों के बाकी निशान थे। मोहल्ले में कुछ लोगों ने खुलेआम मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उनका शक जल्दी में था, मगर कुछ लोग अब भी सरगोशियाँ करते। मेरा भाई जो पहले कह रहा था कि केस वापस ले लो, अब खामोश था। शायद उसने समझा कि ये मामला मेरे लिए और बड़ी हकीकत है। अम्मा ने रोज़ाना मेरे लिए दुआ की और खाना बनाते हुए अक्सर ये कहती, बच्ची तुमने वाज़े रास्ता चुना है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे।
मैंने अम्मा से कहा कि वो अपने आप को ठीक रखें और कभी भी सच से नहीं डगमगाना। एक शाम अदालत में एक मुख्तसर समाअत हुई जिसमें जज ने हुक्म दिया कि बच्चे और उसकी मां को फौरी हिफाजती बंदोबस्त के तहत रखा जाए और नेटवर्क के खिलाफ मजीद तेज छापे मारे जाएं। वकील ने मीडिया के सामने कहा, हम अभी इब्तदाई मरहले में हैं, मगर हदफ वाज़ेह है, नेटवर्क को तोड़ा जाएगा। उसका कहना सुनकर कुछ रेफरेंसेस और नंबर्स मीडिया में गर्दिश करने लगे और लोग एक नई उम्मीद महसूस करने लगे। मैंने कई रातें जागकर मुस्तकबिल का मंसूबा बनाया, ये सोचकर कि अगर ये नेटवर्क ख़त्म हुआ तो कितने बेकसूर अफराद आज़ाद हो जाएंगे। मगर मैंने ये भी महसूस किया कि जब बड़े चेहरे बेनकाब होंगे तो रद्द अमल शदीद हो सकता है। मैंने अपने वकील को कहा कि एहतियाती तदाबीर और अवामी हिमायत दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ एक तरफा कोशिश नाकाफ़ी होगी। वो सर हिलाकर बोला कि उसके पास हिकमत अमली है और वो अगले छापे के लिए तैयार है। उन दिनों मैंने खुद को एक ऐसी लहर में पाया जो खौफ और उम्मीद दोनों से भरी थी। मैं डर रही थी, मगर पीछे हटने वालों की फहरिस्त में शामिल नहीं थी। मैंने दिल में ठानी कि जिस मकसद के लिए मैंने ये लड़ाई शुरू की थी वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन बच्चों और ख़वातीन के लिए भी है जो आवाज़ नहीं उठा पाए। मैंने एक बार फिर फैसला किया कि मैं हर कीमत पर सच का साथ दूंगी, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। खुफिया टीम ने कई हफ्तों की मेहनत के बाद वो सुराग ढूंढ निकाला जिसकी सबको तलाश थी। साइबर माहिरीन ने फ़ोन के नंबरों और जाली शनाख्ती कार्ड के पीछे छुपे रवाबित को जोड़ा तो एक बड़े नेटवर्क की गुत्थी खुलने लगी। ये वो गिरोह था जो बरसों से बच्चों को इस्तेमाल करके अपने गंदे काम छुपाता आया था। पुलिस ने एक साथ कई इलाकों में छापे मारने का मंसूबा बनाया। रात गए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अचानक छापे पड़े। पुराने गोदामों से लेकर खुफिया दफातर तक सब जगह कार्रवाई हुई। दर्जनों अफराद गिरफ्तार हुए। कुछ ने मौके पर फरार की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराव करके पकड़ लिया। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, दस्तावेजात और रिकॉर्ड की डायरियां बरामद हुई। अगली समाअत पर अदालत में इन शवाहिद को पेश किया गया। वकील ने जज के सामने एक फाइल रखी और कहा, जनाबे वाला, अब हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। ये वो लोग हैं जो बच्चों को डरा धमकाकर अपने जराइम छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जज ने फाइल खोली और एक एक सबूत देखने लगा। उसने कहा, यह वाज़ेह है कि बच्चा कसूरवार नहीं बल्कि मासूमों को हथियार बनाया गया है। कमरा अदालत में हलचल मच गई। पुलिस अफसर ने मजीद कहा, हमने एक वीडियो भी बरामद की है जिसमें बच्चों को हिदायत दी जा रही हैं। स्क्रीन पर जब फुटेज चलाई गई तो सबके चेहरों का रंग उड़ गया। वीडियो में चंद नकाबपोश अफराद बच्चों को हुक्म दे रहे थे कि फलां जगह जाओ और फलां काम करो। बच्चे खौफजदा थे मगर खामोश खड़े थे। एक बच्चा चीख कर कहता है, हमें ये सब नहीं करना, लेकिन जवाब में धमकी मिलती है, अगर मना किया तो अंजाम बुरा होगा। ये मनाजिर देखकर अदालत का माहौल बोझल हो गया। मैंने अपनी नशिस्त पर बैठे बैठे सोचा कि वो दिन याद है जब सबने इस बच्चे को शैतानी बच्चा कहा था। आज सबको सच दिखाई दे रहा है। मेरा दिल कांप गया कि इतनी मासूम जिंदगियां किस तरह इस्तेमाल की गई थी, मगर एक सुकून भी मिला कि इनका मामला असल रुख पर है। मीडिया ने बाहर खड़े होकर ऐलान किया, शहर का सबसे बड़ा गिरोह बेनकाब रिपोर्टर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक एंकर ने कहा, यह केस सिर्फ एक लड़की की हिम्मत से आगे बढ़ा। उसने वो सच उजागर किया जो बरसों दबाया गया। अवाम ने इस खबर पर मिला जुला रद्द अमल दिया। कुछ लोग हैरान थे कि ये सब उनके सामने हो रहा था और किसी को खबर ना हुई। कुछ ने कहा, यह दिन इंसाफ के सफ़र का आगाज़ है। मोहल्ले में भी गुफ्तगू बदल गई। वही लोग जो कल तक मुझ पर उंगलियां उठाते थे अब कहते थे, हमने शक किया था मगर ये लड़की सच के लिए खड़ी रही। एक औरत ने मेरे दरवाजे पर आकर कहा, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमने तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया। मैंने जवाब दिया, मेरी जंग ज़ाती नहीं, ये सब बच्चों के लिए है। पुलिस ने अदालत को बताया कि उस गिरोह के पीछे कुछ बाअसर लोग भी हैं जिनके नाम जल्द सामने आएंगे। जज ने कहा, यह मुकदमा अब मज़ीद गहराई में जाएगा। हर वो शख्स जो इस नेटवर्क में मुलविस है अदालत के सामने पेश होगा। उसके बाद अदालत बर्खास्त हुई तो सब लोग हलचल में बाहर निकले। उसी रात मुझे एक और ख़त मिला जिसमें सिर्फ 3 अल्फाज थे, ये सब ख़त्म नहीं। मैंने ख़त पढ़कर सोचा कि अभी भी असल दिमाग पर्दे के पीछे है और आखिरी वार अभी बाकी है। आखिरी समाअत का दिन आ गया। सुबह से ही अदालत के बाहर रश लगा हुआ था। मीडिया की गाड़ियाँ, रिपोर्टर्स के कैमरे और आवाम का हुजूम एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया था। अंदर कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। जज अपनी कुर्सी पर आए तो सबने खामोशी इख्तियार कर ली। पुलिस ने तमाम गिरफ्तार शुदगान को
कतार में ला खड़ा किया। उनमें चंद चेहरे ऐसे भी थे जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो शहर के बासर लोग थे, कुछ सरकारी महकमों के अफसर। जज ने फाइल उठाई और फैसला पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, अदालत के सामने पेश किए गए शवाहिद वाज़ेह करते हैं कि ये बच्चा कसूरवार नहीं बल्कि एक मोहरा है। असल मुजरिम वो हैं जो इसके पीछे छुपे थे। अदालत उन तमाम अफराद को कसूरवार करार देती है और हुक्म देती है कि उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। ये सुनते ही कमरा अदालत में तालियां बजने लगी। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बच्चे की तरफ देखा। वो रोता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और कहा, मैं कसूरवार नहीं था, सब ने मुझे बुरा कहा, मगर आपने यकीन किया। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम मासूम हो, अब सब जान गए हैं। बच्चे की माँ भी आगे बढ़ी। उसने मेरे कदम छूने की कोशिश की, मगर मैंने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। जज ने सबकी तरफ देखकर कहा, यह केस हमें सबक देता है कि कभी कभी सबसे मासूम चेहरा भी सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। माशरे को चाहिए कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे और इंसाफ को मुकद्दम रखे। उसके बाद अदालत बर्खास्त हुई और लोग बाहर निकलने लगे। मीडिया ने फौरन ब्रेकिंग न्यूज़ दी। गरीब लड़की ने शहर का सबसे बड़ा गैंग बेनकाब कर दिया। रिपोर्टर्स मेरे गिर्द जमा हो गए। एक ने पूछा, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, यह मेरी जीत नहीं, हर उस बेटी की जीत है जिसने गुर्बत में जीना सीखा मगर झुकना नहीं। मोहल्ले के लोग अब फख्र से मेरा जिक्र करने लगे। स्कूल में बच्चे कहने लगे, ये वो बहन है जिसने मासूमों को बचाया। समाजी तंजीमों ने ऐलान किया कि वो इस फैसले के बाद मजीद प्रोग्राम शुरू करेंगी ताकि बच्चों को नेटवर्क में फंसाने से बचाया जा सके। घर वापस आई तो अम्मा ने आंसू भरी आंखों से देखा, बेटी तुमने सिर्फ अपना नहीं बल्कि सबका हक जीता है। भाई खामोश खड़ा था। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि मेरी जिद दरअसल एक सच्चाई के लिए थी। मैंने अपने दिल में सोचा कि यह सफ़र ख़त्म नहीं बल्कि एक नए आगाज़ की बुनियाद है। रात को छत पर जाकर आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे और हवा ठंडी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, यह कामयाबी उन सब मासूम बच्चों के नाम है जिन्हें इस नेटवर्क ने बर्बाद करने की कोशिश की। फिर मैंने आंखें बंद की और शुक्र अदा किया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।